सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू उड़ान इस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आगामी जो व्यापम की परीक्षाएं हैं जिसमें सबसे प्रमुख सहकारिता की जो परीक्षा होने वाली है उसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है उससे संबंधित एमसीक्यूज को डील करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम अपना जो स्लाइड ओपन किया है उसमें आपको दिख रहा है वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे सिलेबस में जो 8-10 टॉपिक है उन्हीं टॉपिक्स के बहुत सारे एमसीक्यूज मैं यहाँ लेकर आई हूँ। जरूर करके इनको सॉल्व करिएगा मेरे साथ, और साथ ही जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैं बताऊंगी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है कहता है और कहना है उसका कि एक्टिव फॉर्म बनाइए। क्योंकि हम जानते हैं वॉइस हमारे इंग्लिश का एक टॉपिक है, वाच्य जिसको हिंदी में आप कहते हैं। दो प्रकार का होता था, एक्टिव और पैसिव। एग्जाम के पैटर्न में ना दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक्टिव टू पैसिव भी और पैसिव टू एक्टिव भी। तो यहाँ पे हमको बनाना है एक्टिव में। क्वेश्चन कहता है हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना तो आपको तीन चीजें ढूंढनी पड़ती है। वो होता है एस, वी और ओ, और यू कैन से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ये पेसिव फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है और हमको पेसिव का सिंटेक्स मालूम है कि पेसिव में ऑब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होता है और लास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर चूंकि आपको हैज और बीन का इस्तेमाल दिख रहा है, मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस है। अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस बनाना चाहूँ तो सिंटेक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। हैज के जगह आप हैव भी लगा सकते हैं। यदि इसी एक्टिव वॉइस का आपको क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तब यही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और इसमें कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यही कुछ सिंटेक्स होते हैं ना जिससे आपका कोई भी वॉइस आप आसानी से बना सकते हो। तो फिलहाल इसका आंसर आप लोग खुद ही देख सकते हैं, जो भी हमारे इस सिंटेक्स में फिट बैठेगा हम उसको आंसर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिड दे लिखा है, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि डिड हमारे सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, डिड नहीं लगता है। हैज के जगह यहाँ पे हैड कर दिया गया है, ये भी गलत है, हैड नहीं हो सकता। अगर बात करें हैव लिखा है तो ये ठीक लग रहा है, और अगर डू बोले तो डू भी आपके हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हैव दे ऑक्यूपाइड द विला इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बना कैसा, ये जो आपका पेसिव वॉइस का वाक्य दिया था उसी को हमने एक्टिव में कन्वर्ट किया है थ्रू दिस सिंटेक्स। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक्टिव में क्वेश्चन दिया है और बोलता है पेसिव बनाइए। तो देखते हैं, मोनू विल टेल हर लेटर। ठीक है, यहाँ पे ये लेटर का मतलब होता है बाद में। आप लोगों को, जिन लोगों की अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, कंफ्यूजन वाले शब्द होते हैं ये, आप लोगों ने लेटर वर्ड सुना है, उसका मतलब होता है पत्र, और अगर मैं बात करूं इस लेटर की तो इसका मतलब होता है बाद में या पश्चात। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनू विल टेल हर लेटर, ये अगर आपको इसका पेसिव बनाना है तो आपको पहले इसका टेंस पता करना चाहिए या फिर इसका सिंटेक्स पता करना चाहिए। सिंटेक्स की बात करूं तो मोनू मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, टेल मेरा वर्ब, और ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेटर तो एक तरीके का टाइमिंग होता है। चूंकि यहाँ पे विल शैल का इस्तेमाल हुआ है, ये डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा टेंस हो सकता है, ये आपका फ्यूचर टेंस हो सकता है। तो ये अगर मैं बात करूं टेंस कौन सा है तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है। अगर इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे ना तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, तो अभी भी रहेगा, और विल शैल के बाद आपको लगाना पड़ता है एक बी वर्ब, और उसके बाद लगाना पड़ता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर लगाना पड़ता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट हर जो है वो आगे आना चाहिए। देखिए चारों ही ऑप्शन में ऑब्जेक्ट हर आगे आया है, और अगर हर आगे आएगा तो वो बन जाता है शी। अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म से सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो इस कन्वर्ट किस में होता है, शी में, जो कि परफेक्ट है। लेकिन विल के साथ हमको क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, और देखिए विल के साथ बी आपको केवल 3 ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो वहीं से गलत हो गया। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म मिलना चाहिए, थर्ड फॉर्म। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे टोल्ड नहीं लिखा है, इसलिए 2 और ऑप्शन गलत हो गए। एक ही ऑप्शन मिल रहा है और वही परफेक्ट आंसर है। अब मैच कर लेते हैं, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मोनू, यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट विल बी
वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो मोनू विल टेल हर लेटर का सही आंसर होगा शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मोनू। कभी कभी आप लोग चाहते हैं कि मैम हम लोग टाइमिंग को लास्ट में लगाएंगे, तो आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो शी विल बी टोल्ड बाय मोनू लेटर इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको कहता है कि अपने इस सेंटेंस को किसमें करिए, पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करिए। प्रिया वॉशेज हर क्लॉथ्स इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ब ढूंढना है सबसे पहले। तो यहाँ वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस लगा है। प्रिया आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी, बचा हुआ ये हिस्सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएंगे, टाइमिंग हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है वॉइस सॉल्व करने का, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आगे करें तो पेसिव वॉइस में इस पर्टिकुलर वाक्य का सिंटेक्स क्या होगा, और अगर मैं इसका टेंस पूछूं तो क्या आप बता पाओगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस कौन से टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसी नाम से इसका पेसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज, एम या फिर आर प्लस तीनों में से कोई एक, प्लस क्या हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो जाता है बाय और आता है सब्जेक्ट, और लास्ट में बचा वाला टाइमिंग वगैरह आप डाल सकते हो। तो अब देखते हैं सही आंसर। ऑब्जेक्ट है हर क्लॉथ्स, आगे आके कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। ये हर यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो आगे जाके नहीं बदलता। तो हर क्लॉथ्स अगर जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका क्या है, सही है। अगर यहाँ पे द क्लॉथ्स भी कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे द क्लॉथ्स ठीक है, द क्लॉथ्स के साथ इज, एम, आर में कुछ लगना चाहिए क्या, तो यहाँ पे इज, एम, आर ही लगना चाहिए। चूंकि क्लॉथ्स है, इज तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, आप लोग नाउन पढ़े होंगे, नाउन हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर कोई वर्ड प्लूरल है तो उसमें हेल्पिंग वो भी प्लूरल ही लगेगा। तो क्लॉथ्स के साथ इज नहीं लगेगा। क्लॉथ्स के साथ वॉज लगेगा क्या, मेरे सिंटेक्स को देखिए, नहीं लगेगा, ये वहीं से गलत हो गया। क्लॉथ के साथ वोर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो देखिए कितने सेकंड्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यदि हमको सिंटेक्स याद होता है। पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो वर्ड देखे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ला दिए हैं, इज, एम, आर लगा दिए हैं, हाँ यहाँ पे लग गया है। और चेक कर लो, वॉश्ड लिखा है, वॉश का थर्ड फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है। बाय प्रिया लिखा है, इन द इवनिंग बिल्कुल सही है। तो ये जो थर्ड है आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऊपर वाले सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म बनाने कह रहा है। क्वेश्चन पहले देखेंगे, हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद हमारा जो सेम अप्रोच रहेगा एसवीओ फाइंड करने का। द क्लॉथ्स आपका ऑब्जेक्ट है, विल बी, देखिए विल के साथ बी लिखा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस के सिंटेक्स भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कैसा हो रहा था, ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगा दे रहे थे, विल या शेल, उसके साथ क्या, बी। देखिए डिलीवर्ड लिखा है, यहाँ पे कौन सा हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बात करें बाय का, क्या है, बाय ही होता है। द शॉप क्या है, सब्जेक्ट है, बचा हुआ हिस्सा क्या है, टाइमिंग है। तो बिल्कुल परफेक्ट सेंटेक्स मिला हमको, और ये होता है पेसिव फॉर्म कौन से टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो अगर इसका एक्टिव फॉर्म पूछूं तो आप सभी ने अभी दो क्वेश्चन के पहले देखा था मेरे साथ, इसका एक्टिव वॉइस में सिंटेक्स बनता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बचा हुआ हिस्सा टाइमिंग आप पीछे लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट है द शॉप तो द शॉप आगे आना चाहिए, चारों ही ऑप्शन में आगे है, डिटरमाइन नहीं कर सक रहे हैं। उसके बाद विल शेल होना चाहिए, तो सभी में विल शेल नहीं है। जहां पर आपको वुड मिल रहा है वो ऑप्शन आप वहीं से एलिमिनेट कर दीजिए, ये बेस्ट मेथड होता है वॉइस बनाने का। तो ये दोनों गलत कर दिया। विल के साथ बी लगने को सिखाया मैंने, नहीं सिखाया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। केवल एक सेंटेंस परफेक्ट मिल रहा है, वो है ऑप्शन बी। तो द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ ऑन मंडे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म। पेसिव फॉर्म बनाइए। मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। ठीक है, एसवीओ ढूंढ लेंगे, यहाँ पे एसवीओ ढूंढ लेते हैं। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, ये है आपका द लेटेस्ट असाइनमेंट पूरा है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका, ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट वाला सवाल है ये, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ध्यान देना है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा टेंस लग रहा है, ये लग रहा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का सिंटेक्स कुछ ऐसा ही होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अगर इसका हमको पेसिव वॉइस बनाना होता है, ये तो कौन से वॉइस में लगा है, एक्टिव में। अगर पेसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर होता है
वॉज या वर, फिर होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर होता है बाय और फिर होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट वाले सवाल मिले तो उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक बार आप ऑब्जेक्ट 1 को आगे लेके बना सकते हो, एक बार ऑब्जेक्ट 2 को। यहाँ पर मैंने द लेटेस्ट असाइनमेंट को आगे लिया है क्योंकि ऑप्शन में वही दिया हुआ है। तो चलिए हम द लेटेस्ट असाइनमेंट को एज अ ऑब्जेक्ट लेके सॉल्व करेंगे। तो सभी में ऑब्जेक्ट आगे आया है, कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या लगाना है, वॉज या वर। देख लेते हैं, जहां जहां वॉज वर है परफेक्ट है, वरना काट दो। यहाँ वॉज लगा है, ठीक लग रहा है। हैड लग गया है, ये ऑप्शन वही गलत। हैड बीन बिल्कुल गलत, और फिर से हैड बीन बिल्कुल गलत। तो एक ही आपको दिख रहा है, द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन्ड टू लाना बाय द मैनेजर। देखिए बाय द मैनेजर, द मैनेजर सब्जेक्ट था, पीछे आके बाय द मैनेजर हो गया है, बिल्कुल सही है। तो मिल गया आंसर हम लोगों को। तो उम्मीद है आप सभी समझ पाए होंगे कि वॉइस वाले क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। ठीक है, तो ये था हमारा वॉइस वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या मिलने वाला है। अगला हमको टॉपिक मिल रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, विशेषण सुना है आप लोगों ने हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कारक को विशेषण कहते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसी को अगर अंग्रेजी में बोले तो द वर्ड विच डिनोट्स और क्वालिटी which tells the quality of noun or pronoun is known as adjective। तो यहाँ पे adjective मिल गया। एडजेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें आपको कुछ पैटर्न में आपको लेकर आई हूं, जिसको देखिएगा। लिखता है पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है, डैश वाटर दैट वाज इन जग इवापोरेटेड। ठीक है, इवापोरेटेड समझते हैं इसका मतलब, वाष्पीकरण वाला समझते हैं ना, वाष्पीकृत बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो वाष्पीकृत। डैश वाटर दैट वाज इन द जग इवापोरेटेड, इस जग में जो कुछ थोड़ा सा पानी था क्या हो गया, इवापोरेटेड हो गया, वाष्पीकृत हो गया। तो देखिए, जब भी आपको वेस्ट, यूज या फिर इस तरीके का कोई खर्च होने वाला आपको क्या मिले, वर्ब मिले ऑन द अदर साइड ऑफ सेंटेंस, तब आपको वैसे जगह में क्या लेना है, लिटिल लेना है, द लिटिल लेना है, स्मॉल लेना है, द स्मॉल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज नॉट अ काउंटेबल क्वांटिटी, तो इसमें स्मॉल नहीं लेंगे, गलत है। अगर लिटिल की बात करूं, जिसका हिंदी में मतलब थोड़ा होता है, अगर थोड़ा में भी कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग 3 तरीके का लिटिल पढ़ते हैं, एक लिटिल, एक अ लिटिल और एक द लिटिल। क्लास में ये सभी आपको डील कराया गया है। तो यहाँ पर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तीनों ऑप्शन में भी कई बार रहेगा, तो आपको लेना कौन सा है। तो मैंने आपको क्या कीवर्ड बताया है कि जब भी आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कुछ खर्च होने जैसी चीज मिले तो वहां पर लगाया जाता है कौन सा, द लिटिल। द लिटिल लगाने का फंडा ये है कि जो कुछ थोड़ा सा, इसका हिंदी में मैं क्या मतलब बोल रही हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो भी क्या हो गया है, खर्च हो गया है, ये इसका मतलब होता है। अब देखते हैं, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द जग इवापोरेटेड, मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत पानी जग में था वो भी वाष्पीकृत हो गया। तो ये है इसका सही आंसर। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसेंगे तो आप एक वर्ब ढूंढिएगा जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द केसेस वेस्ट, यूज्ड या फिर स्टोलन ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, जो कि होता है चला जाना, बीत जाना, खर्च हो जाना, खत्म हो जाना। तो वहां पर आप लगाएंगे द का इस्तेमाल करेंगे। He has not sung dash song, अगर यहाँ पे sung की बात करूं तो यहाँ पर ये sung बताता है इस has के साथ कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। sung, sing, sang, sung होता है, तो ये आपका एक परफेक्ट टेंस का वाक्य दिख रहा है। फिलहाल अगर इसमें लगाना है आपको कोई भी एडजेक्टिव तो क्या लगेगा, he has not sung dash song, सॉन्ग्स की बात बोल रहा है, मतलब कि किसकी बात बोल रहा है, गाने की बात, गाना नहीं बोल रहा है, सॉन्ग्स, बहुत सारे गाने बोल रहे हैं। मच सॉन्ग्स, मोस्ट सॉन्ग्स, मोर सॉन्ग्स या मैनी सॉन्ग्स। तो देखिए, अगर आपको सॉन्ग की बात है तो ये काउंटेबल क्या होता है, क्वांटिटी होती है और इसको गिना जा सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम मच, मोस्ट, मोर नहीं क्या लगा सकते हैं, मैनी लगा सकते हैं। मैनी बनानास, मैनी एप्पल्स हम बोलते हैं काउंटेबल चीजों के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद वॉज डैश बेस्ट एंड डैश फेमस राइटर। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ये पैटर्न काफी अच्छा है, देखिएगा। प्रेमचंद वॉज डैश बेस्ट एंड डैश फेमस राइटर। द मोस्ट लगना चाहिए कि द मोस्ट लगना चाहिए, या इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें
बेस्ट, तो ये बेस्ट आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। आपने सुना होगा कि किसी भी एडजेक्टिव के क्या होते हैं, 3 डिग्री होती हैं, जिसमें एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। थर्ड डिग्री है ये बेस्ट जो होता है, इसका एक्चुअल वर्ड कौन सा है, गुड है, जिसका बेटर और बेस्ट होता है। तो यहाँ पर बेस्ट के साथ ना हम जनरली क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल वाले टॉपिक में मैं ये जरूर करके बताती हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद वॉज द बेस्ट, ठीक है। अब द बेस्ट बोला है, एक ऑप्शन वहीं पे कट गया है। एंड डैश फेमस राइटर, तो ये फेमस के पहले बोलना चाहते हैं कि वो अगर सबसे अच्छे हैं तो सबसे ज्यादा फेमस क्या होंगे, राइटर भी होंगे। तो अमोस्ट मोर तो लगेगा नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा बताना है हमको, और सबसे अच्छा के लिए मोस्ट वर्ड होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट के साथ भी अ नहीं आ सकता। क्यों, अब मोस्ट के साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। तो यहाँ पर क्योंकि वो भी आपको क्या बताना है, सबसे सुपरलेटिव बताना रहता है, तो बताता है ये प्रेमचंद वॉज द बेस्ट एंड द मोस्ट फेमस राइटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर इज फेमस एज डैश, अ पोएट एंड अ ड्रामेटिक। देखिए यहाँ पे केवल आर्टिकल का फंडा है, और अगर किसी एक ही व्यक्ति के बारे में उसकी 2 विशेषताएं बता रही हो, क्योंकि हम पर एग्जेक्टिव रहे हैं, अगर एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताएं बता दी जा रही हो कि वो एक क्या है, पोएट भी है, कवि भी है, और क्या है, एक ड्रामेटिस्ट भी है, तो फिर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अगर एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताएं बता रहे हो तो दोनों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आर्टिकल का इस्तेमाल केवल एक बार किया जाता है, वो भी फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले। जैसे कि यहाँ पर द तो लगेगा नहीं, यहाँ पर अगर एक पर्सन का, विलियम शेक्सपियर की केवल बात की जा रही है जो एक सिंगल पर्सन है, और इन्हीं की 2 अलग अलग विशेषताएं बताई जा रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पुट होगा। अगर इसका मीनिंग मैं बताऊं तो बोला जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत प्रसिद्ध कवि और क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे। तो ये बोला जा रहा है इनके द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन। कुछ डायरेक्शन है इस क्वेश्चन में, जैसे कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस a sentence is given which may or not be corrected. Select the option which is the correct form. Correct answer आपको ढूंढना है नीचे दिए ऑप्शंस में। If you think none of the options is correct, your answer will be D. अगर आपको लगता है कि ये येलो कलर में लिखा हुआ सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, तब आप अपना आंसर कौन सा ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है हमारा, हरीश इज सीनियर देन यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये देन और साथ ही ये सीनियर, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो हमको बता देते हैं कि यहाँ पे 2 में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। साथ ही किसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो हरीश और यू मतलब तुम में और हरीश में कंपैरिजन किया जा रहा है, और ये सीनियर बता रहा है कि वो उससे क्या है, पद में ऊंचा है। अगर बात करें कि यहाँ पर ये सीनियर के साथ हमको क्या लगाना होता है, तो एक सीधा सीधा नोट होता है कि जब भी आपको सीनियर, जूनियर, सुपीरियर ये सारी चीजें मिले तो उसके साथ देन ना लगा के हमको क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। वहां पर जो आप देन वाला कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं वो क्या है, गलत है, आपको लगाना है टू। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लगा सकते हैं मोर सीनियर, तो गलत है सीधे। मोर सीनियर टू यू, ये भी गलत है। सीनियर अपने आप में एक क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। मोर, मोस्ट इसके साथ नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको केवल देन को परिवर्तित करना है यू में और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर होता है हरीश इज सीनियर टू यू, मतलब हरीश तुमसे क्या है, सीनियर है। अगला क्वेश्चन है, माई शर्ट इज मोर सुपीरियर देन योर्स, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी भी बताया था कि सुपीरियर, इंटीरियर, इंफेरियर इन सब के साथ मोर, मोस्ट नहीं लगता। तो मेन गलती आपको समझ आ रही होगी कहाँ है, मेन गलती है आपकी सबसे पहले यहाँ पे। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि ऐसे शब्दों के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है, देन नहीं लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। तो खुद ही आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। माई शर्ट इज सुपीरियर देन योर्स, मोर सुपीरियर, तो ये मोर सुपीरियर तो गलत ही है। सुपीरियर टू योर्स या फिर देन योर्स, तो यहाँ पर लगता है सुपीरियर टू योर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, अगर
संगीता इज मोर वाइजर देन सुनीता। देखिए फिर से उसी पैटर्न के सवाल काफी सारे आ रहे हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। देखते हैं, संगीता इज मोर वाइजर, ठीक है, ठीक है, मोर वाइजर बोल रहा है। अगर मैं इसका रूट वर्ड बोलूं तो ये वाइस वर्ड पता है, बुद्धिमान बोलते हैं जिसको, वाइज या क्या, बुद्धिमान। अगर बात करें वाइस के सेकंड, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, अगर हम कंपैरेटिव डिग्री देखें और सुपरलेटिव डिग्री तो इसका क्या होता है, वाइजर होता है, और इसका क्या होता है, वाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मोर वाइजर तो लगेगा नहीं, मतलब ये सेंटेंस में गड़बड़ी है, नन ऑफ दिस आंसर नहीं आएगा, तीनों में से एक सही निकलेगा। वाइज देन, वाइज नहीं लगा सकते अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो, और वाइज अब एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ देन लगाएंगे, अब टू नहीं लगाएंगे। टू किन के साथ लगेगा, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ। तो फिलहाल ये तो गलत हो गया क्योंकि वाइज अपना फर्स्ट डिग्री नहीं लगता है। मोर मच वाइजर, ये भी आपका ग्रामेटिकल रॉन्ग है, इधर यू कैन यूज मोर और मच, बट इस केस में तो दोनों ही नहीं लगेगा। तो फिलहाल आपको एक ही आंसर मिल रहा है, संगीता इज वाइजर देन सुनीता। इट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको केवल सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगा लेना है, दैट इज वाइजर, और आपको मोर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। टोनी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें अगर कोई आपको गलती दिख रही है तो आप इसको सॉल्व करिए। तो आप लोगों को कोई गलती दिख रही होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। टोनी इज मोस्ट हैप्पीएस्ट बॉय, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले, सुपरलेटिव डिग्री सबसे सुपीरियर या बेस्ट बताता है ना, वहां पे द हमेशा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे द को वो हटा दिया है, ये ऑप्शन वही गलत है। अगर यहाँ देखते हैं द हैप्पीएस्ट बॉय, थोड़ा सही लग रहा है। द मोस्ट हैप्पी बॉय, देखो हैप्पी बॉय नहीं बोल सकते क्योंकि हैप्पी का भी 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, हैप्पी और क्या होता है, हैप्पियर, और क्या होता है, हैप्पीएस्ट। अगर देखो, अगर बोला जाए राम इज अ हैप्पी बॉय तो ठीक है, राम एक क्या है, खुश मिजाज, खुश लड़का है। अगर बोला जाए राम इज हैप्पियर देन श्याम, मतलब राम श्याम से कंपैरेटिवली खुश है। और अगर बोला जाए राम इज द हैप्पीएस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब राम पूरी कक्षा में सबसे खुश लड़का है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है हैप्पीएस्ट और मोस्ट भी बोल रहा है, और मैंने क्या बताया आपको, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट होते हैं। वो मोस्ट जबरन का वहां लगा हुआ है, उसी को हटाएंगे और आंसर मिल जाएगा, जस्ट लाइक ऑप्शन बी, टोनी इज द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, डॉट डॉट है मतलब पीछे आंसर और लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपको आंसर मिल गया है, केवल ऑप्शन बी ही इसका परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू इज मोर क्लेवरर देन इंडस्ट्रियस। अगर जिनको मतलब ना समझ आए इंडस्ट्रियस का, उद्यमी या परिश्रमी समझते हैं, बिल्कुल वही मीनिंग होता है इंडस्ट्रियस का। तो यहाँ पर आप लोग अब मतलब समझ गए हैं तो आंसर मुझे जरूर कमेंट करेंगे। सोनू इज मोर क्लेवरर देन इंडस्ट्रियस, तो क्या होना चाहिए, एक कंपैरिजन तो ये है और एक तो ये है। क्लेवर बोल रहा है, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, और इंडस्ट्रियस का मतलब तो मैंने बता दिया है उद्यमी या परिश्रमी। और बात की जा रही है सोनू की, इसका ध्येय अगर मैं बताऊं वाक्य का, तो ये वाक्य कहना चाहता है कि सोनू चालाक है उद्यमी होने की बजाय, मतलब उद्यमी होने की अपेक्षा वो क्या है, ज्यादा चालाक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सोनू इज मोर क्लेवर, मोर क्लेवर, मोर क्लेवर देन इंडस्ट्रियस, कौन सा सही लग रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मोर क्लेवरर जो वर्ड है वो ही क्या है आपका गलत है, और दैट टू यहाँ पे टू नहीं लगेगा, अब यहाँ पे देन लगेगा। टू मैंने केवल 3-4 वर्ड्स के साथ बोला था। अगर बात करें यहाँ पे फिर से टू है, ये अपने आप गलत है, यहाँ देन है, और साथ ही क्लेवरर को हटा के इसने क्या कर दिया है, क्लेवर कर दिया है, बिल्कुल सही किया है। क्लेवर, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी ही क्या है, सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज द टाइम व्हेन एवरीवन फील्स करेजियस एंड विग्रस। विग्रस का मतलब होता है जोशीला या जोश भरा, और अगर करेजियस की बात करें तो क्या होता है, साहसी। तो इसका आप मुझे सही आंसर बताएंगे, ये एक एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। डैश इज द टाइम, बॉय इज द टाइम, यहाँ पे समय की बात कर रहा है, इसका मतलब लड़का होता है, ये एक नाउन है, गलत है। बॉयहुड, बॉयहुड का मतलब क्या होता है, बचपना, या फिर देखो बॉय का मतलब लड़का होता है ना, तो हुड का मतलब होता है पन, जैसे कि मदर का मदरहुड होता है, वैसे ही फादर का फादरहुड,
वैसे ही बॉय का बॉयहुड मतलब क्या, बचपना, या और बोल सकते हो आप लड़कपन। ठीक है, तो लड़कपन वो समय है जब हम ज्यादा क्या होते हैं, साहसी और जोशीले होते हैं। या फिर बॉयश, तो ये बॉयश मतलब क्या होता है, लड़कों जैसा होता है। कई बार लड़कों जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे, कोई लड़की है, लड़की गर्ल बेबी भी होती है वो, तो बॉयश बिहेवियर बोलते हैं वहां पर, गर्लिश बिहेवियर। लेकिन यहाँ पर बॉयहुड इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बचपना एक अवधि होता है, एक समय होता है। तो बोला जा रहा है बॉयहुड इज द टाइम व्हेन एवरीवन फील्स करेजियस एंड विजरस, मतलब कि बचपना या लड़कपन वो समय होता है जब सभी को साहसी और ज्यादा जोशीला फील होता है। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमको पुट करना है एडजेक्टिव्स को। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, दे शुड हेल्प डैश, दे शुड हेल्प डैश। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, द पुअर पीपल, द पुअर पर्सन्स, द पुअर पीपल्स। तो देखो, पीपल लिखा है एक जगह, पर्सन्स लिखा है एक जगह, पीपल्स लिखा है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पीपल्स कभी भी नहीं होगा, पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बात करें फिर से इन तीन ऑप्शन की, तो इन तीन ऑप्शन में अगर मैं आपको एक नियम बताऊं आर्टिकल द का, क्लास में मैंने बताया है कई बारी कि द आर्टिकल अगर आप किसी एडजेक्टिव के साथ लगा देते हो, जैसे कि राम इज अ बॉय, ये एक साधारण वाक्य है, राम इज अ पुअर बॉय, तो वहां पे पुअर क्या हो रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि राम एक गरीब लड़का है। तो अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ क्या लगा दे रहे हो, द लगा दे रहे हो, तो वो एडजेक्टिव उस पूरे वर्ग का क्या करेगा, डिनोट करेगा, पूरे वर्ग के बारे में बात करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूं द यंग, ठीक है, और नोट करने वाली बात यह है कि आपको इसको प्लूरल भी नहीं बना देना है, यंग्स करके नहीं लिख देना है, केवल एडजेक्टिव को लिखना है। द यंग अगर आप लिखते हो तो इसमें एक युवा के बारे में बात नहीं होगी, इसमें पूरे युवा वर्ग के बारे में बात होगी। अगर आप लिखते हो द रिच, तो यहाँ पे केवल एक अमीर के बारे में बात नहीं होगी, पूरे के पूरे अमीर वर्गों की क्या होगी, बात होगी, पूरे के पूरे अमीर वर्ग की बात यहाँ पूरी होगी। इस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे पर्सन्स और पीपल को भी एलिमिनेट किया तो एक ही आंसर बचता है, दैट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि दे शुड हेल्प द पुअर, मतलब उनको किसकी सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पुअर्स नहीं करते हैं, केवल आपको रूट एडजेक्टिव लिखना होगा द के साथ। तो सही समझ आया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा प्रोनाउन जो टॉपिक है शुरू हो गया है। यहाँ से प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो प्रोनाउन से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज डैश फेथफुल पार्टनर। ठीक है, तो अगर बात की जा रही है यहाँ पे ही इज डैश फेथफुल पार्टनर, दो लोगों की बात की जा रही है कहीं ना कहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे पार्टनर वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ पर आपको पुट करना है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात करें तो आप लोग हिंदी में जो लोग समझते हैं सर्वनाम समझते हैं, उसी को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम इट मीन्स जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, और यू कैन से द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही इज डैश फेथफुल पार्टनर, योर्स, यू, योर या योर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों वर्ड वहां पे फिट नहीं बैठेंगे। रही बात यू की, तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। अगर बात करें योर की, तो ये एक प्रोसेसिव प्रोनाउन है जो यहाँ फिट बैठेगा, जस्ट लाइक ही इज योर फेथफुल पार्टनर। दो बच्चे खेलते हैं लेकिन एक बार लड़ गए, तो उनके घर वाले उनको बोलेंगे लड़ो मत, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हो। इसका मतलब वो कुछ इस तरीके से ही समझाएंगे कि ही इज योर व्हाट, फेथफुल पार्टनर, वो तुम्हारा एक भरोसेमंद दोस्त है, उसके साथ लड़ाई नहीं करिए। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द बॉय डैश ब्रोक द चेयर वॉज पनिश्ड। ठीक है, तो वह लड़का जिसने कुर्सी को तोड़ा उसको क्या मिली, सजा मिली। तो देखो मैंने क्या बोला अभी, वह लड़का जिसने बोला, उसमें ध्यान दीजिएगा, वह लड़का, इसके बाद मैंने एक वर्ड क्या बोला, जिसने, और आगे बोला कुर्सी वगैरह तोड़ा या चेयर वगैरह तोड़ा। तो यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इसी लड़के की बात कर रहे हैं जिसने चेयर को तोड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, हुज ब्रोक, हुम ब्रोक, हु ब्रोक, या फिर नन ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं
कि जो हुज वर्ड होता है वो यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि एक नियम होता है इसका, क्लास में बताया गया है कि जब भी आपको पर्सन मिलता है यहाँ पे, फिर ब्लैंक मिलता है, फिर क्या मिलता है, ब्रोक। ब्रोक मतलब एक क्या है, ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जो भी वर्ब है वर्ब है। तो पर्सन के बाद है आपको ब्लैंक और वर्ब, तब आपको क्या लेना पड़ता है बीच में, हु। ध्यान आ रहा है, मैं ये नियम बता चुकी हूँ, पर्सन और ब्लैंक और वर्ब। तो यहाँ पे द बॉय हु ब्रोक द चेयर वॉज पनिश्ड, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही लगेगा, हु लगेगा, हुम फिट नहीं बैठता है। हुम कहाँ लगेगा आगे देखेंगे। तो यहाँ पे द बॉय हु ब्रोक द चेयर वॉज पनिश्ड, वह लड़का जिसने कुर्सी तोड़ी थी क्या किया गया, सजा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अजय इज स्मार्टर देन डैश। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ऐसे क्वेश्चंस, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है इसमें, क्लियर करते हैं। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले जहां पे आपको क्या किया जाए, तुलना की जाए, और साथ ही तुलना यहाँ पर दो वस्तुओं की नहीं हो रही है, दो पर्सन्स की हो रही है, दो लिविंग थिंग्स की हो रही है, लिविंग बींग्स की हो रही है, तब आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का या फिर आपके सब्जेक्ट का एक सब्जेक्टिव फॉर्म ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अजय इज स्मार्टर देन हर, हर नहीं बोल सकते, हर्स और हर सेल्फ तो ऑप्शन लिख से ही हटके है, एक ही चीज सही लगेगा यहाँ पे और वो है शी। अजय इज स्मार्टर देन शी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अजय उससे क्या है, स्मार्ट है। तो यहाँ पर दो लिविंग बींग्स में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, दोनों को सेम पढ़ने में रखना पड़ता है। कई बार आप लोगों का डाउट रहता है कि मैम यहाँ पर तो देखिए आप ही बोलते हो कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, बट ध्यान दीजिए ये एक साधारण वाक्य नहीं है, यहाँ पर कोई भी वर्ब प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स कि ये एक कैसा वाक्य है, कंपेरेटिव सेंटेंस है, जहां पर आपको बिल्कुल एज इट इज सब्जेक्ट को रखना पड़ता है। जैसे कि एक और देखिएगा, विवेक वर्क्स हार्डर देन डैश। अब फिर से देख लीजिए, विवेक में तुलना की जा रही है और मी, आई, हर और हिज, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे आप लोग क्या क्या पुट करते हैं, तो आप लोग आई करते हैं, वी करते हैं। प्रोनाउन की बात कर रही हूँ ना, प्रोनाउन हमारा टॉपिक चल रहा है। और क्या होता है, यू होता है, और क्या होता है, ही, शी, इट, और क्या होता है, दे होता है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ तुलना की जाएगी। तो बात करें अगर विवेक की तुलना किसके साथ की जाएगी, तो विवेक की तुलना केवल की जा सकती है आई के साथ, क्योंकि मी, हर और हिज सभी क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और साथ ही पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई, इट मीन्स विवेक वर्क्स हार्डर देन आई, मतलब विवेक मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, तो समझ आया, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पर आपको एज इट इज रखना होता है। एक और क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, जेसिका एंड रोमा आर वेरी इरेगुलर डैश हैबिट्स। ठीक है, तो ये है जेसिका, ये है रोमा, ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही इरेगुलर है, अव्यवस्थित है अपने आदतों में, हैबिट्स में। तो देखो दो लोगों की बात की जा रही है, तो कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे पूछता है, इन हर हैबिट्स। अगर हर बोल दोगे ना तो आप सभी लोगों को पता है कि शी का आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, जो सी सब्जेक्ट होता है उसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हर। और शी किसके लिए लगाते हो, एक सिंगल गर्ल के लिए लगाते हो। यहाँ पर शी आप एक से अधिक लड़की के लिए नहीं लगा रहे हैं। अगर बात करें देयर की, तो देयर ठीक लग रहा है, देयर जो होता है वो दे का होता है, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, इसके लिए देयर बोल सकते हैं। अगर इट्स बोले तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इट हम नॉन लिविंग थिंग्स या वस्तुओं के लिए लगाते हैं। यहाँ पर जेसिका और रोमा है जो कि पर्सन्स हैं। अगर बात करें एवरी की, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर अगर जेसिका और रोमा की बात करूं, यू कैन टेक इट एज अ दे, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पे लड़कियां हैं और दे का पोजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो इन देयर हैबिट्स, मतलब कि जेसिका और रोमा अपने आदतों में क्या है, बहुत ही अव्यवस्थित हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा ये टॉपिक। अगर आपको देखा जाए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स डैश बिटवीन 4 फ्रेंड्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स बिटवीन 4 फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिख रहा है जिसमें सेम
लिखे हुए सेंटेंस है और एक नन ऑफ दिस है। अगर आपको लगता है ये वाक्य सही है देन यू कैन यूज नन ऑफ दिस एज आंसर। एप्पल्स को बांटना है 4 दोस्तों में, ऊपर से तो कुछ ऐसा समझ आया है। अब यहाँ पे गलती देखते हैं। गलती नजर आ रही है केवल इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो कि है बिटवीन। बिटवीन हम कब लगाते हैं? तो बिटवीन हम तभी लगाएंगे जब हम किसी 2 लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर हमको 2 से अधिक लोगों के साथ क्या करना है, कोई बात करनी है, तो हमको लगाना पड़ता है अमंग। जैसे कि बिटवीन 4 फ्रेंड, इसने कुछ नहीं किया है, फ्रेंड्स को फ्रेंड कर दिया है, जो कि ऐसे भी ग्रामेटिकल गलत है क्योंकि पहले ही संख्या 4 लिख दिया है और 4 लिख दिया मतलब ये फ्रेंड प्लूरल हो गया है, तो फ्रेंड्स लगता ही है। बिटवीन भी है, गलत है। अमंग 4 फ्रेंड्स सही है। अमंग 4 फ्रेंड, देखिए कितना कंफ्यूजिंग है ऑप्शन। यहाँ पर फ्रेंड कर दिया है, यहाँ पे फ्रेंड्स कर दिया है, क्या सही लग रहा है? 4 फ्रेंड सही लग रहा है और साथ ही अमंग, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। कि मैंने बोला है कि अगर 2 से अधिक लोगों के बारे में बात की जा रही है, 2 है तो बिटवीन लगा दो, 2 से अधिक है तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा एरर वाला है। नीदर सोहन नॉर हिज फ्रेंड्स अटेंड हिज क्लास। ठीक है, तो देखते हैं। हिज फ्रेंड्स अटेंड हिम क्लास, तो ये हिम क्लास गलत है, कभी भी हिम क्लास नहीं होता। अगर हिज क्लास का हिज क्लास ही रहने देंगे तो सही लग रहा है क्या? तो देखिए, हिम फ्रेंड्स भी नहीं हो सकता। पोसेसिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ही का होता है क्या? हीज होता है, हिम तो हो ही नहीं सकता। अगर बात करें हिज फ्रेंड्स अटेंड देयर क्लास, तो ये देयर ही सही लग रहा है क्योंकि यहाँ बात किसकी की जा रही है? दोस्तों की, मतलब फ्रेंड्स की। एक ही दोस्त होता, हिज फ्रेंड अकेले लिखा होता तो यहाँ पे आप क्या लगाते? बिल्कुल हीज लगाते। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर केवल फ्रेंड होता तो आप यहाँ पे हीज लगाते और सही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको हीज के जगह क्या करना पड़ता है? देयर करना पड़ता है। फिर से वही बात आ गई, 2 से अधिक दोस्त होंगे, 1 से अधिक दोस्त होंगे, वो दे में काउंट होंगे, इट मीन्स यहाँ पे देयर लगेगा। तो नीदर सोहन नॉर हिज फ्रेंड्स अटेंड देयर क्लास, मतलब कि ना तो सोहन ना ही उसके दोस्तों ने क्लास को क्या किया? अटेंड किया, कक्षा में उपस्थित हुए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू हो चुका है रिलेटेड टू वर्ब। वर्ब आपका जो टॉपिक है वो सिलेबस का मेंशन्ड टॉपिक है और ये टेंस टॉपिक के साथ ही क्या होता है? कवर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वर्ब की बात करूं तो क्रिया होता है। हिंदी में जैसे आप सुनते हैं चलना, बोलना, उठना, बैठना, ये सभी क्रियाएं हैं। बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजी में ईट, स्लीप, वॉक, मूव, ये सभी क्या होती? क्रियाएं होती हैं। क्रिया का मतलब वहां पे आपको किसी भी चीज के होने का या फिर किसी भी कार्य के गति के आभास होता है, चलायमान होने का आभास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके के पैटर्न हमको क्वेश्चन आते हैं और हमको वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म इस्तेमाल कैसे करना है। फुल्ली ये टॉपिक डिपेंड करता है किस पे? जैसा कि मैंने अभी अभी बोला, टेंस के 12 फॉर्म्स। 12 फॉर्म्स कैसे? 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके अलग 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब टोटल 12 फॉर्म्स होते हैं ना, जो उस 12 फॉर्म की लिस्टिंग अगर आपको याद है तब आप वर्ब्स का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल सीख पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल जाएगी। देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट बिलो सेंटेंस। आवर गेस्ट अराइव्ड, ये है अंडरलाइन सेगमेंट जिसको आपको बोलना है सही वर्ड लगाइए वहां पर। आवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। ठीक है, दे आर सिटिंग इन द गार्डन एक अपने आप में एक अलग सेंटेंस है और ये इतना क्या है? एक अलग सेंटेंस है। 2 सेंटेंस है। जब ऐसे कंपाउंड सेंटेंसेस के बात आती है तो हमको आपको वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरे दिए गए सेंटेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? ये वाला हिस्सा दिख रहा है, दे आर सिटिंग, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा वाक्य दिख रहा है। लेकिन अगर पहले की बात करूँ ना तो ये एक अराइव्ड अकेले लिख दिया है और अराइव्ड अकेले लिख दिया है मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है? सेकेंड फॉर्म।
ये आपको पास्ट की फीलिंग दे रहा है, दैट इज रॉन्ग। कभी भी पास्ट और प्रेजेंट टेंस आपस में एक साथ नहीं लगेंगे। इट मीन्स यहाँ पे जरूर गड़बड़ है। शेल अराइव, फ्यूचर और प्रेजेंट को आप साथ में नहीं लगाएंगे। अगर बात करें आर अराइविंग, तो आर अराइविंग नहीं बोल सकते। गेस्ट आ रहे हैं, वो गार्डन में बैठ रहे हैं, दोनों वाक्य आपस में क्या है, विरोधाभास है। अगर माइट अराइव, आ सकते हैं और गार्डन में बैठ रहे हैं, अलग ही सेंस दे रहा है, एक ही सही निकल रहा है। मीनिंग से अगर बनाएंगे तो यही सही है, हैव अराइव्ड। हैव अराइव्ड अगर यहाँ पुट करोगे ना, तो मैं बता रही हूँ इसका मतलब कैसा निकलेगा, सुनना ध्यान से। आवर गेस्ट हैव अराइव्ड। हैव अराइव्ड वाला जो वाक्य है ये होता है कौन सा टेंस का, कौन बताए कौन सा टेंस है, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए पूरा नियम कानून सही है, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूस है, ये दोनों ही वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब सुनना कि जब भी हैव अराइव्ड ऐसा कुछ लिखता है ना, इसका मतलब होता है आ चुकना या उस काम का पूरा हो जाना। यहाँ पर आवर गेस्ट हैव अराइव्ड मीन्स होगा हमारे गेस्ट आ चुके हैं, दे आर सिटिंग इन द गार्डन मीन्स वो क्या हो रहे हैं, गार्डन में बैठ रहे हैं। तो अब ये पूरे तरीके से सही हो गया और इसका ध्येय भी पूरा सही निकलता है। अगर आपको टेंस की थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी ना, तो आप पढ़ के भी उसका सही मतलब निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, he was looking into his book for the last 2 hours but could not find it। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन वाक्य है वो है कुछ ऐसा। अंडरलाइन जो किया हुआ है वो है लुकिंग इनटू हिज बुक, लुकिंग डाउन ऑन हिज बुक, लुकिंग अबव हिज बुक, लुकिंग फॉर हिज बुक, आफ्टर हिज बुक। सेंटेंस के ध्येय को समझने के बाद ही आप इसको लगा सकेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कहता है he was looking into his book for last 2 hours but he could not find it। आपको अगर ये looking into की बात करूँ ना, ऐसा लगेगा किताब में देख रहे हैं, सुनने में और पढ़ने में सही लगेगा। लेकिन अगला वाक्य पढ़िए, could not find it। find का मतलब क्या होता है, खोजना। इसका मतलब कि वो किताब को देख नहीं रहा है, किताब को खोज रहा है। तो यहाँ पर खोजने के लिए क्या होगा, लुकिंग होगा, और लुकिंग ही अगले संदर्भ में इस्तेमाल होगा, दैट मीन्स खोजना। लुकिंग का मतलब देखना भी और एक तरीके से खोजना भी। और किसको खोज रहा है, हिज बुक को, अपने बुक को। तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हो, फॉर। किसको खोज रहा है, अपनी किताब को खोज रहा है, लुकिंग फॉर हिज बुक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो ही सही आंसर है, सही बनता है। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट ही कुड नॉट फाइंड इट। वह 2 घंटे से खोज रहा है पर उसको नहीं मिल पाया है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन इज हैविंग 3 brothers and 3 sisters। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड है और कहता है कि राजन के 3 भाई और 3 बहनें हैं। इज हैविंग ये वर्ड को अपने को रिप्लेस करना है, हैज बीन हैविंग ये रॉन्ग आपका क्या है, सिंटेक्स है। बात करें अगर वॉज हैविंग की, तो सिंटेक्स वाइज ये गलत हो जाता है, हैविंग सीधे सीधे लगा नहीं सकते। अगर आपके पास कोई वस्तु है पास और उपस्थित, तो आपको यहाँ पे 2 ही वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, ईदर इट इज हैव और इट विल बी हैव। तो हैज और हैव में से क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, चूंकि राजन हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन है, हैज लगाते हैं। राजन हैज 3 brothers and 4 sisters, मतलब कि इस राजन के 3 भाई और क्या है, 3 क्या है, बहनें हैं। तो हैज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 years। यहाँ पर आपको ढूंढना है गलती कहाँ है। आप खुद ही अगर टेंस अच्छे से जानकारी रखते हैं तो आप खुद बता सकते हैं। फॉर द पास्ट 10 years, सबसे पहले यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बताता है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर बात करें यहाँ पे गड़बड़ी की, तो अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको वाक्य नजर आ रहा है, जिसका सिंटेक्स सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब के साथ क्या लगता है, बीन, और साथ ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइमिंग। चूंकि यहाँ पे बीन लगा हुआ है और आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, हमने तो जाना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये एम यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ पे एम के जगह क्या लगता है, हैज या हैव। चूंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, आई के साथ हम लगाते हैं हैव। इज भी गलत है, वॉज और हैड भी गलत है, केवल और केवल क्या फुट करेगा वहां पे, हैव।
तो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर, मतलब मैं इस जगह में, मैं यहाँ पिछले 10 सालों से क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो जो काम पूर्व काल में शुरू हुई होती है, लगातार जारी होती है और हमें नहीं मालूम वो कब तक जारी रहेगी, वो केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये आपका सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When I reached home late, I found my children waiting on me. फिर इस सेंटेंस में आपको गलती ढूंढनी है। गलती यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में है। कैसे? अगर यहाँ पे सेंटेंस का ध्येय समझेंगे, Where I reached home मतलब जब मैं घर, ये एक बीती बात हो गई। I found, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों ही वर्ब के सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स दोनों ही पास्ट फॉर्म में है हमारा, ठीक है। बट प्रीपोजिशनल मिस्टेक है यहाँ पे, जो कहता है वेटिंग ऑन मी, मुझ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर सही सेंटेंस बताएं तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेटिंग विथ मी, बाय मी, अबाउट मी, फॉर मी, एक ही सही लगेगा, वो है फॉर मी। हम सभी जानते हैं कि इंतजार करने के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन लेते हैं, वेट फॉर मी काइंड ऑफ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कहता है इट वॉज द हेल्प ही गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, मतलब यह मदद था जो उसने क्या किया, अपने दोस्तों से पाया। सभी पास्ट टेंस में लिखा है, ध्यान देना। विच डैश हिम थ्रू द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब एक क्या है, कोई उसकी ट्रेजेडी घटी। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको 4 वर्ब्स दिए हैं जिसका इस्तेमाल करना है, बूस्टेड, पार्क्ड, हेल्प्ड या सपोर्टेड। तो उसको ट्रेजेडी में सपोर्ट मिला, बूस्ट मिला, हेल्प मिला कि पार्क्ड मिला। तो यहाँ पर ही डिनोट कर दिया गया है कि क्या मिला है, हेल्प मिला है, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पे क्या लगाएंगे, हेल्प लगाएंगे। अगर इसको पढ़ेंगे भी ना तो देखिएगा कि वो हेल्प था जो उसको दोस्तों से मिला जब वो क्या था, मुश्किल में था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हेल्प्ड ही आपका फिट बैठेगा। अगर विच सपोर्टेड हिम बोलोगे तो भी ये इनएप्रोप्रिएट है, बूस्टेड भी एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये ट्रेजेडी में है, बूस्ट होगा नहीं। और अगर बात करें पार्क्ड की तो वो भी एक इनएप्रोप्रिएट वर्ब है। हेल्प इज द राइट आंसर। यहाँ तक हमारा वर्ब वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम मूव कर रहे हैं वो है हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल आप सभी जानते हैं ए, एन और द 3 आर्टिकल होते हैं, जहां पर ए और एन को हम इनडेफिनिट लेते हैं और डे को हम डेफिनेट आर्टिकल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ए एन द में हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल कहाँ पर फुट बैठता है। क्वेश्चन कहता है न्यूयॉर्क इज डैश सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है आंसर ए, एन, द और साथ ही नो आर्टिकल। तो अगर आपको सीधे सीधे एक प्रॉपर नाउन की बात कर दे रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है कि वो एक बड़ा शहर है, जबकि प्रॉपर नाउन केवल एक है, यू कैन सिंपली पुट अ लार्ज सिटी देयर और ये एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको बोला जाता ना कि न्यूयॉर्क इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तब वहां पे आप क्या लगा देते, द लगा देते। और एन तो लगेगा नहीं क्योंकि एन लगाने के कुछ विशेष नियम होते हैं, तो यहाँ पर अ लगेगा। द कब लगेगा, जब न्यूयॉर्क को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिखाया जाएगा। अगर केवल प्रॉपर नाउन की बात कर रहा है, एक छोटी सी विशेषता बता रहा है, आप यू कैन यूज अ देयर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही इज डैश्ड ऑनेस्ट ऑफिशियल। यहाँ पर ऑफिशियल बोला जा रहा है, ऑफिसर के संदर्भ में आप इसको ले सकते हैं। ही इज डैश्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड जो दिख रहा है एच, अंग्रेजी का क्या है, ये स्वर है कि व्यंजन है, अंग्रेजी का ये क्या है, व्यंजन है। और अगर इसके उच्चारण की बात करें तो कुछ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। और अगर इसके फर्स्ट वर्ड की बात करें तो ये हिंदी का क्या है, स्वर है। तो जब भी आपको ऐसे चेक करना होता है अंग्रेजी और हिंदी के उसके ध्वनि और उसके उच्चारण को। अगर बात करें ऑनेस्ट के साथ कौन सा आर्टिकल फिट बैठेगा, तो पता है हमें एन फिट बैठता है, अ और द और साथ ही नो आर्टिकल नहीं लगता। तो ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिशियल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देयर इज डैश आउल इन द ब्रांच ऑफ द ट्री। ये कुछ ब्रांच है ट्री की जहां पर एक आपको आउल दिख रहा है। यहाँ पर ही देयर इज अ आउल, द आउल, एन आउल की, देखिए आउल का ओ क्या है, इंग्लिश का क्या है, स्वर है। और इसका अगर उच्चारण करें आ, आउल बोलते हो ना ऐसे करके, इसीलिए ना बताते हैं कि उच्चारण अंग्रेजी में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को अभी भी नहीं आता ना तो इसको सीखिए, क्योंकि जब तक आप उच्चारण नहीं सीखेंगे आर्टिकल लगाने में मुश्किल जाएगी। आउल बोलते हो, इसका पहला अक्षर क्या है, आ है, जो कि
हिंदी का क्या होता है, स्वर होता है ना, कीवर्ड बता रही हूं मैं। तो इंग्लिश का भी स्वर है, हिंदी का भी स्वर है, मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे, सीधे सीधे एन आर्टिकल लगाओगे। नियम है, क्लास में पूरा बताया गया है ए एन द कैसे लगाते हैं। तो देयर इज एन आउल ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, मतलब कि वहां पर एक उल्लू बैठा है, किसके, पेड़ के ब्रांच पर। ये ऑन प्रीपोजिशन क्यों लगा है, क्योंकि वो ब्रांच के ऊपर बैठा है, सतह पे, है ना, सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे आपको लगेगा ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा एन आउल। क्लियर हो रहा है यहां तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर इज डैश MBA, ठीक है, तो यहाँ पर MBA बोल रहा है। फिर से अगर M की बात करें तो ये इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का क्या है, ये व्यंजन है। और अगर मैं बात करूं इसके उच्चारण की, तो आप कुछ ऐसा लिखते हो इसको MBA करके, जिसका पहला वर्ड क्या है, M मत लोगे तो क्या लोगे, A, जो कि हिंदी का क्या है, आपका स्वर है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि इंग्लिश का व्यंजन, हिंदी का स्वर, तब आप यहाँ पर क्या लगाते हो, एन लगाते हो। इट मीन्स माई ब्रदर इज एन MBA, तो मेरा भाई एक क्या है, MBA किया हुआ लड़का है। तो इस तरीके से आपने लगाया AN द का इस्तेमाल। एक और क्वेश्चन कहता है डैश पांड्या एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, एक्सप्रेस की बात कर रहा है, रेलगाड़ी से संबंधित एक शब्द है पांड्या एक्सप्रेस। अगर बात करें कोई भी एक्सप्रेस या महत्वपूर्ण रेलगाड़ी वगैरह की बात करें, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का लगाते हैं। खूब सारे नियम है, बड़े नहरों, बड़े समुद्र, साथ ही बड़े कोई सागर महासागर, बड़े रेलगाड़ियां, बड़े कोई जहाज, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सभी के साथ द आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर आपको पांड्या एक्सप्रेस कह रहा है, एन अ और नो आर्टिकल नहीं, केवल द फिट करते हैं, द पांडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर। बात भी पॉपुलैरिटी का है, हमने बोला ही है, जहां जहां पॉपुलर चीजें आएंगी द आर्टिकल आप लगा सकते हैं उठा के। तो द इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है राम वॉज डैश स्टूडेंट इन द क्लास। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इसी बारे में जिक्र किया था, जब भी सुपरलेटिव डिग्री हम लगाते हैं उसके सामने हमको कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ता है, ए नहीं लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, केवल और केवल लगाते हैं द। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जहां पर आपको वेरीफाई होता है मेरा नोट, राम वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, पूरी कक्षा में सबसे बेस्ट है बोला जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर थर्ड डिग्री लिया है और साथ ही आपको द लेना पड़ेगा। अगर कभी बोलता कि राम श्याम से अच्छा है, एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन से अच्छा है, यू कैन यूज राम इज बेटर देन श्याम। अगर केवल और केवल राम के बारे में बात करनी है तो अ आर्टिकल लगाओगे, कैसे, राम इज अ गुड बॉय, है ना। अगर आप बोलोगे एक्सपीरियंस बॉय है तो क्या बोलोगे, राम इज एन एक्सपीरियंस्ड बॉय। तो कहाँ ए, कहाँ एन, कहाँ द, आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा इसका आंसर क्या होगा, द होगा। वैसे ही एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर चित्र के साथ, देखते हैं। डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, ठीक है, ये एक साथ है, विदाउट है ये। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लगेगा। कैमल के बारे में बात की जा रही है कि वो एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं बिना पानी के, बात तो सही है, फिर भी लगाइए आर्टिकल क्या होगा। कैमल के साथ क्या लगाओगे, द लगाओगे, अ लगाओगे, एन लगाओगे, क्या लगाओगे। देखिए कैमल एक क्या है आपका, एक तरीके का ये आपका प्रॉपर नाउन है, केवल कैमल के बारे में बात की जा रही है। और साथ ही ये थोड़ा सा यूनिवर्सल फैक्ट ऐसा क्वेश्चन है कि ये सभी प्रकार के ऊँटों के बारे में बात की जा रही है, केवल एक ऊँट की तो बात कर ही नहीं जा रही है। इसीलिए यहाँ पे आप एन तो लगाओगे नहीं, पहली बात, वर ये वाला ऑप्शन ही गलत है। अगर बात करें द कैमल या अ कैमल, तो ऐसे स्थानों पे जहां पर पूरे सभी जातियों का वो बोध कराएगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा, अ कैमल। एक ऊंट या ऊंट कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक बहुत लंबी दूरी, यहाँ पर इसका मतलब है एक से, एक लंबी दूरी, और यहाँ पर है सभी से, है ना, सभी कैमल से। तो यहाँ पर अ कैमल कैन गो अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, मतलब एक ऊंट की बात नहीं, ऊंट जो है एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं बिना पानी के। तो ये आपका क्या है, सही आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आर्टिकल और इसके साथ ही अन्य अंग्रेजी के टॉपिक्स को कवर जरूर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे संस्थान के साथ। थैंक यू सो मच।